गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकलव पीसीएस। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव पीसीएस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 1 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के एकलव पीसीएस को सर्च कीजिए, वहाँ ये पीडीएफ आपको प्रतिदिन मुफ्त में मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार वित्त वर्ष 2019-2020 में कुल एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया है। एफडीआई क्या होता है बच्चों? एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हिंदी में इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब इतना है कि विदेशों ने भारत में कितना इन्वेस्टमेंट किया, विदेशों ने भारत में कितना निवेश किया, इसी को कहा जाता है एफडीआई। तो एफडीआई 2019-2020 में कितने प्रतिशत बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया है, ये प्रश्न है हमारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 18%। वित्तीय वर्ष 2019-20 में एफडीआई जो है 18% बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, महत्वपूर्ण सवाल है कि 2019-2020 में, क्योंकि कोरोना संकट के दौरान जितने भी इकोनॉमी के आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो 19-20 के दौरान एफडीआई 18% बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार वित्त वर्ष 2019-2020 में कुल एफडीआई 18% बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया है, जबकि पिछले वर्ष भारत को लगभग 62 अरब डॉलर मूल्य का एफडीआई मिला था। अगर यहाँ पर एक प्रश्न कभी ये पूछ ले, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि एफडीआई में 2019-2020 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया है, तो वो आया है सिंगापुर से। ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि अगर कभी पूछ ले कि एफडीआई में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आया है, तो वो आया है सिंगापुर से। और सिंगापुर के बाद जो नंबर आता है वो है मॉरिशस का। ध्यान रखिएगा, फिलहाल सिंगापुर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जिस देश से हमारे यहाँ एफडीआई आया है 2019-2020 में, वो है सिंगापुर। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 31 मई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? और ये दिवस बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 31 मई को हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ध्यान रखिएगा, 31 मई को पूरी दुनिया में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। व्याख्या में देख सकते हो आप लोग। 31 मई को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। बेसिकली लोगों को ये समझाना है कि भाई तंबाकू खाना कितना नुकसानदायक हो सकता है आप लोगों के लिए, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना है। इसके लिए हम लोग हर साल मनाते हैं 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये सवाल बहुत ही चर्चा में है, ध्यान रखेंगे। तो निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में डब्ल्यूएचओ से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है? तो अगर आप थोड़ा सा भी करंट से अवेयर रहते हैं तो ये बात आपको पता होगी कि कौन सा ऐसा देश है जिसने ये कहा है कि हम डब्ल्यूएचओ से सारे संबंध खत्म कर रहे हैं। और वो देश है विद्यार्थियों अमेरिका। ध्यान रखना, अमेरिका ने ये साफ साफ कह दिया है कि डब्ल्यूएचओ ने जो है पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है कोरोना महामारी के दौरान, कोरोना संकट के दौरान। इसलिए अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हमारा डब्ल्यूएचओ से कोई लेना देना नहीं है, और डब्ल्यूएचओ को हम जो भी राशि देते हैं वो अब अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को प्रदान की जाएगी। यानी अमेरिका से जितनी भी सहायता मिल रही थी डब्ल्यूएचओ को, वो सहायता सारी की सारी अब बंद हो जाएगी। अब देखिए, ये एक गंभीर संकट की ओर भी इशारा कर रहा है, क्योंकि हम अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने कुछ दिन पूर्व ही अपनी संसद में कुछ महत्वपूर्ण बिल जो है रखे हैं। जैसे सबसे पहले तो अमेरिका ने ये बिल रखा है कि चीन का जो कब्जा है हांगकांग पर, उसके लिए यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। हांगकांग को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जो ऑटोनॉमस स्टेटस मिला हुआ है चीन की ओर से, उस पर भी जो है अमेरिका ने एक प्रस्ताव पास किया है। दूसरा जो है अमेरिका की संसद ने एक प्रस्ताव तिब्बत को लेकर भी पास किया है। ध्यान रखना, मतलब अभी पास नहीं किया बट उन्होंने रखा है अपनी सदन में।
तो हांगकांग और तिब्बत दोनों को लेकर अमेरिका बड़ा सक्रिय है, और चूंकि चाइना का ये मानना है कि ये दोनों ही चीन के आंतरिक मामले हैं, तो ऐसे में जब अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर रहा है तो आने वाले समय में हमें ज़रूर एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है अमेरिका और चीन के बीच में, यानी एक बड़ा ट्रेड वॉर हमें देखने को मिलेगा। भारत की बात करें तो भारत का स्टैंड भी अगर हम देखें तो चाइना को लेकर काफ़ी सख्ती है। जैसे हमने देखा कि चीन से आने वाला सारा का सारा FDI जो था हमने कैंसिल कर दिया इंडिया में, यानी हमने साफ साफ कर दिया है कि हम जो है भारत जो है चाइना से किसी प्रकार का निवेश हासिल नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर जो है चल रही हैं, वर्ल्ड लेवल पे ये सारा कुछ चल रहा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री जे ललिता के भतीजे और भतीजी को उनकी करोड़ों की संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया है? तो वो कौन सा हाईकोर्ट इसने आदेश दिया है कि मुख्यमंत्री जे ललिता के भतीजे और भतीजी को उनकी करोड़ों की संपत्ति का वारिस माना जाए? तो वो जो हाई कोर्ट है वो है विद्यार्थियों मद्रास। आप व्याख्या में देख पाओगे, मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री जे जयललिता के भतीजे दीपक और भतीजी दीपा को उनकी करोड़ों की संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। इनको हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत दूसरी श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये बन गए हैं जय ललिता की करोड़ों की संपत्ति के मालिक। बात करें अगर हम जय ललिता की, तो ये काफ़ी फेमस थी और तमिलनाडु की पूर्व CM रह चुकी हैं, और राजनीति में आने से पहले मैं आपको बता दूं ये अभिनेत्री थी। ध्यान रखना, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है कि ऐसी कौन सी राजनेता हैं जो राजनीति में आने से पहले फिल्मों में काम किया करती थी, हालांकि बॉलीवुड में नहीं, वो तमिल सिनेमा में काम करती थी। तो अभिनेत्री रह चुकी हैं, ऐसी कौन सी राजनेता हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखेंगे वो थी श्रीमती जयललिता, जिनका निधन हो गया कुछ दिन पूर्व, और इन्हीं की संपत्ति का जो है बंटवारा अभी हो रहा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। करंट अकाउंट खोलने में नियमों का उल्लंघन करने पर RBI ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? करंट अकाउंट खोलने के जो नियम हैं उनका उल्लंघन करने पर RBI ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? कौन सा बैंक है वो? ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक, देना बैंक या केनरा बैंक। तो RBI ने जो जुर्माना लगाया है वो सिटी बैंक पर लगाया है। ध्यान रखेंगे, आप देख सकते हैं व्याख्या में। करंट अकाउंट खोलने में नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसको हम बोलते हैं NOC, ये तो आपने खूब सुना होगा NOC। तो करंट अकाउंट खोलने में NOC नियमों का उल्लंघन करने पर RBI ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही बैंक ने करंट अकाउंट खोलते समय कई ग्राहकों को दूसरे बैंकों की क्रेडिट सुविधा के बारे में जानकारी देने की लापरवाही भी की है। इस वजह से RBI ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मशहूर उर्दू लेखक और व्यंगकार मुजतबा हुसैन का हाल ही में किस शहर में निधन हो गया? मशहूर उर्दू लेखक और व्यंगकार मुजतबा हुसैन का हाल ही में किस शहर में निधन हो गया? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या वाराणसी। तो ये जो मुजतबा हुसैन जी हैं, इनका निधन हो गया हैदराबाद में। आप देख सकते हो व्याख्या में, मशहूर उर्दू लेखक और व्यंगकार मुजतबा हुसैन का हाल ही में हैदराबाद में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने पद्मश्री सम्मान को लौटाने की घोषणा की थी, जो उन्हें 2007 में मिला था, उसको उन्होंने लौटाने की घोषणा की थी। हाल ही में इनका निधन हो गया। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से सवाल आ सकता है कि हाल ही में मुजतबा हुसैन का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ध्यान रखेंगे, ये लेखक थे, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस पूर्व वर्ल्ड चैंपियन का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है? जैसा कि इस सवाल को हमने कई बार डिस्कस किया है, मतलब एग्जैक्ट इस सवाल को नहीं, लेकिन इस टाइप के सवाल को हमने कई बार डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया था कि खेल मंत्रालय ने जो है अर्जुन अवार्ड के लिए, द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए जितने भी आपके खेल संगठन हैं उनसे ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। हालांकि वैसे ये आवेदन ऑफलाइन आते हैं, लेकिन इस बार चूँकि कोरोना संकट है तो ऑनलाइन मंगाए गए हैं। तो सभी संगठन जो है अपने अपने
कोच और खिलाड़ियों के नाम भेज रहे हैं। उसी क्रम में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने भी नाम भेजा है। तो किसका नाम भेजा है अर्जुन अवार्ड के लिए, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ऑप्शन है साक्षी तंवर, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु या मैरी कॉम। तो इस सवाल का सही जवाब है मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू का नाम जो है अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा गया है। अर्जुन अवार्ड किसको मिलता है? जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, जिनका तकरीबन पिछले 7 वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहता है, उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। इसी में एक होता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ये प्रश्न पूछ लेता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किसको मिलता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिलता है बच्चों, वो मिलता है कोच को, ध्यान रखना। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोच को और अर्जुन अवार्ड मिलता है खिलाड़ी को। ठीक है, तो मीराबाई चानू को यहाँ चुना गया है, आप देख सकते हैं। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मीराबाई चानू का नाम हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है। मीराबाई चानू को वर्ष 2018 में विराट कोहली के साथ प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। तो अर्जुन अवार्ड की इस बार ये नॉमिनी है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर है? सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन सा है फोर्ब्स के अनुसार? ऑप्शन है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, विराट कोहली या रोजर फेडरर। तो वो खिलाड़ी जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की है फोर्ब्स के अनुसार वो है रोजर फेडरर। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर जो हैं वो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, आप देख सकते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी किए गए दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में स्विट्ज़रलैंड के टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी को पीछे छोड़ दिया है और वह अब पहले स्थान पर आ गए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बताइए फोर्ब्स की सूची के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो रोजर फेडरर। किस खेल से जुड़े हैं? तो आप देख सकते हो टेनिस से जुड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर मोहम्मद रज़ा ने लद्दाख के कारगिल में कितने किलोवाट क्षमता वाले पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है? डॉक्टर मोहम्मद रज़ा ने लद्दाख के कारगिल ज़िले में कितने किलोवाट वाले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है? जरा हम जान लें सोलर लिफ्ट क्या होता है। तो ये एक प्रकार की सोलर पंप है। ये क्या है? सोलर पंप, जो ज़मीन से पानी निकालेगी लेकिन बिजली से नहीं चलेगी, ये सौर ऊर्जा से चलेगी। तो कितने किलोवाट की है वो योजना? ऑप्शन है 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट या 10 किलोवाट। ये जो परियोजना है विद्यार्थियों, ये 5 किलोवाट की है, ध्यान रखिएगा, आप व्याख्या में देख पाओगे। भारत के पशु भेड़ और मछली पालन के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद रज़ा ने हाल ही में लद्दाख के कारगिल में 5 किलोवाट क्षमता वाले पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह सोलर लिफ्ट संयंत्र प्रोटोटाइप है जो कि सिंचाई के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों की समस्या को हल करेगा। बेसिकली एक सोलर पंप है जो यहाँ पर लगाई गई है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आज के लिए अंतिम। 31 मई 1725 को वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी 31 मई को पूरा देश जो है वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का जन्म दिवस मना रहा है। तो प्रश्न है इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान या पंजाब। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों महाराष्ट्र। वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र में हुआ था। आप देख सकते हो 31 मई 1725 में वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौड़ी गांव में हुआ था। 1767 में यह इंदौर की शासिका बनी। इन्होंने कई बार युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया। तो भारत की वीरांगना महिला थी विद्यार्थियों अहिल्याबाई होलकर, जिनका जन्मदिवस था 31 मई को। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि 1 जून से जुड़े हुए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।